हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन सिस्टम जो है इंडिया के अंदर दो तरह का है। एक तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और दूसरा है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम इसी को जानते हैं, क्योंकि जब हम वोट्स वगैरह करते हैं ना, मतलब हम लोग वोट डालते हैं तो हम इसी के इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही डालते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, मतलब कि स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। अब जैसे आपका कोई स्टेट होगा, वहाँ से कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएंगे वो, वहाँ से एक कैंडिडेट उठेगा। ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट उठता है, एक पार्टी का। लेकिन और भी तो पार्टीज हो सकती हैं, तो उन सबकी तरफ से भी एक एक कैंडिडेट उठता है। तो सपोज करो कि आपके यहाँ पे 100 वोटर्स हैं, और यहाँ पर उठे कितने लोग हैं, यहाँ पर उठ गए हैं 5 कैंडिडेट्स उठ गए हैं। इनमें से ना आपका एक फेवरेट है कैंडिडेट। उस फेवरेट कैंडिडेट का नाम मान लो कि रतन है वो। ठीक है, ये आपका फेवरेट कैंडिडेट है उस जगह का पूरे का। तो इसको क्या होता है कि इसको 100 में से टोटल 40 वोटर्स वोट डाल जाते हैं जब इलेक्शन होता है। और जो बाकी बचे हुए हैं 60, है ना, 60 वोटर्स, अब रतन हट गया तो फिर बचे कितने लोग, 4 लोग बचे, 4 कैंडिडेट्स। अब इन 4 कैंडिडेट्स के अंदर क्या होता है, बिल्कुल बराबरी की लड़ाई होती है और सबको 15-15 वोट मिल जाते हैं, 15 ईच। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ वोट्स किसको मिले, रतन को मिले, क्योंकि इसको 40 मिले, बाकी सबको तो 15-15 ही मिले। तो ये बंदा क्या होता है, ये जीत जाता है इलेक्शन। ठीक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जीत गया। अब अगर कुछ ये नहीं करता है चीज़ें ठीक, तो आप जाके इसको पकड़ सकते हो कि भाई हमने तुझे वोट दिया था, तूने ये काम करने की बात करी थी, करता क्यों नहीं। तो ये बंदा करेगा, रिस्पॉन्सिबल है ये। ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है कि ना, इसमें डायरेक्ट आप वोट नहीं डाल रहे होते। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, जैसे मैं बताता हूँ कि इंडिया के कंसर्न में, कि जैसे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो पीआर सिस्टम के हिसाब से होता है, और यहाँ पर हम लोग वोट नहीं डालते, हमारे चुने हुए लोग वोट डालते हैं। बेसिकली अभी यहाँ पर आपने कुछ जो चीज़ देखी है वो आई होप कि आपको समझ में तो आई होगी, पर मैं इनको और डिटेल में कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले आपको इनके की डिफरेंसेस बताता हूँ। ये आपकी एन के अंदर तो नहीं है, पर मैं बाहर से डाले हैं ये सारे। तो ये डालने की वजह यही रही थी कि ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए बिना परेशानी के। तो हम सबसे पहले जो इसका फर्स्ट की डिफरेंस है वो देखते हैं। फर्स्ट की डिफरेंस के अंदर बात करते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड as the voting method in which the citizens of a constituency cast their votes for a candidate and the one getting majority of votes win the elections। रतन जीत गया था ना, कैंडिडेट था जो रतन जीत गया था, क्योंकि उसको मेजोरिटी वोट्स मिले थे। ठीक है, मेजोरिटी वोट्स, कैंडिडेट जो था हमारा एफ पी टी पी सिस्टम के अंदर रतन था, वो जीत गया था। अब देखते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती तो क्या होता सीन। ये होती तो इन मतलब कि पी आर इज़ एन इलेक्टोरल सिस्टम वेयर इन सिटीजन्स कास्ट देयर वोट्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अगर यही होता तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो खड़ी होती डायरेक्ट, एंड सीट्स आर अलोकेटेड टू द पार्टीज अकॉर्डिंग टू द वोटिंग स्ट्रेंथ दे पोजेस। अब सपोज करो कि हमारे देश में भी यही सिस्टम चला रखा होता है इन्होंने। तो क्या होता कि जैसे किसी स्टेट के अंदर ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ना ये ज़्यादा सीट अलोकेट होती है इनको, कि भाई तुम्हारी तरफ से 3 बंदे चुन लिए जाएंगे। ठीक है, तो 3 बंदे रिप्रेजेंट करेंगे तुम्हारी तरफ से पार्लियामेंट के अंदर, और तुम्हारे यहाँ तो यार 4 ही लोग रहते हैं, तुम्हारे यहाँ से एक करेगा बस। तो इस तरीके से चीज़ रहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस क्या है, हमारा फर्स्ट डिफरेंस ये है कि एक तरफ तक कैंडिडेट उठता है इलेक्शन में, दूसरी तरफ उठती है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, फर्स्ट तो हमें समझ में आ गया बिल्कुल। यहाँ पे सेकंड कहता है कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर जियोग्राफिकल एरियाज, जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, फिर ये कहते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, लार्ज जियोग्राफिकल यूनिट्स बनती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि एक तरफ से तो एक स्टेट के अंदर कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, और वहाँ पर हर छोटी छोटी सी जगह पे एक बंदा कैंडिडेट होता है, वो जीतता है, तो फिर हम उस वो मतलब उससे बात करते हैं हम, और कहते हैं कि भाई तेरी जिम्मेदारी है फिर यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह की। जो लार्ज जियोग्राफिकल यूनिट्स होती हैं पूरे के पूरे, मान लो यूपी के अंदर से मान लो कि 2 लोग उठे हैं, 2 लोग बन गए आगे, उनको सीट अलॉट हुई थी, तो इनको कौन बोलने वाला। और ये रिलायबल भी नहीं होते हैं ना, इनको मतलब कि वो भी नहीं होता, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। वो कहते हैं वोट तुमने मुझे थोड़ी दिया था, तुमने तो पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया था। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि
जो हमारा FPTP सिस्टम है इसके अंदर होती हैं स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज और PR सिस्टम में होती हैं लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं हम क्या है। थर्ड है कि इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी वन कैंडिडेट गेट इलेक्टेड। सही बात है कि वहाँ पर मैं ही तो जीता था ना, रतन जीता था, बाकी के चार बेचारे हार गए थे। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है कि मोर देन वन कैंडिडेट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी। अब जब भाई सीट ज़्यादा अलॉट कर दोगे तुम तो कैंडिडेट भी तो ज़्यादा ही अलॉट कर जाओगे ना उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। अब एक जगह तो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ पर एक ही कैंडिडेट जीत सकता था, लेकिन अब इन्होंने पूरे के पूरे यूपी को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया और वहाँ पर 2 सीट अलॉट होगी, तो फिर वहाँ पर 2 जीत गए। ठीक है, इस तरीके से रख सकते हैं हम। तो एक तरफ तो सिर्फ थर्ड कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि वन कैंडिडेट विंस, और दूसरी तरफ कितना जीत सकते हैं, मोर देन वन, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम द सिटीजन्स कास्ट देयर वोट्स फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि और वोटर्स आर कास्ट फॉर वोट्स आर कास्ट फॉर सॉरी वोट्स आर कास्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज बाय द सिटीजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। अब जैसा मैंने बताया था आपको कि एक तरफ से तो आपने देखा था कि भाई रतन तुझे वोट दे रहे हैं हम, हमें नहीं पता कि तू कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ेगा या जुड़ता है, चाहे तू निर्दलीय उठ जा। ठीक है, बट भाई तुझे वोट दे रहे हैं तो तुझे डेवलपमेंट करनी है। मैं भी कहता हूँ कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल डेवलपमेंट करूँगा, वैसे अगर मैं जीतता हूँ तो मैं करूँगा ये ऑब्वियसली। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि पार्टीज जीतती हैं, वो अपनी तरफ से किसी को भी भेज देती हैं, तो वो बंदा मतलब कि ना उस बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है नॉर्मल लोगों से बात करके बोलने की। वो तो कहेगा कि मेरे को तो उन लोगों ने चुना था, तुम मतलब कि तुमने तो पॉलिटिकल पार्टी को चुना था, जाके किसी और से बात करो, मेरे से कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। वो इस तरीके की चीज़ कह सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ इस फोर्थ पॉइंट को भी कहीं पे, कि जो हमारा जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी का वाला सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है कि कैंडिडेट को चुना जाता है, दूसरी तरफ किसको चुना जाता है, पॉलिटिकल पार्टी को चुना जाता है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट की डिफरेंस था उसमें भी यही चीज़ बात करी थी इन्होंने कि पॉलिटिकल पार्टी उठती थी, यहाँ पर जीतने की बात कर रहे हैं वो। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि इन फर्स्ट पास्ट इन फर्स्ट क्या है ये हमारा फिफ्थ सिस्टम कहता है इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम द टोटल सीट्स अलॉटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी मे और मे नॉट बी इक्वल टू द वोट्स एज अपोज्ड इन PR सिस्टम द पार्टी गेट सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स पोल्ड फॉर देम। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ हम समझ चुके हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती हैं छोटी छोटी, वहाँ पर तो सभी को मिलना है भाई, सब खड़े होंगे, चाहे वहाँ पे कितने भी लोग रहते हो। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वहाँ पे कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं इलेक्शन वगैरह के अंदर, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पर उसको प्रोपोर्शन मिलता है नंबर ऑफ वोट्स का। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहे हैं कि इन टोटल सीट्स अलॉटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी मे और मे नॉट बी इक्वल टू द वोट्स। अब यहाँ पर तो इस चीज़ में ये यही बोल रहे हैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर, फिर ये यही बात कह रहे हैं कि जो टोटल सीट्स हैं अलॉटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी मे और मे नॉट बी इक्वल टू द वोट्स। तो यहाँ मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी को जो मतलब कि सीट्स अलॉट करी गई हैं, कर दी 70, ऐसे ही कर दी 70, दूसरे बंदे को जो PR सिस्टम है उसके अंदर लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, उसके अंदर तो देखेंगे कि नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं। ठीक है, फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट दोबारा लाना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो टोटल सीट्स अलॉटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी मे और मे नॉट बी इक्वल टू द वोट्स। अब बंदा कितने भी पार्टी, जैसे मैं जीता था किसी पार्टी का था अगर मैं, और मेरे को 40% वोट मिले थे, ठीक है, आउट ऑफ 100 है ना, क्योंकि पर वो मेजोरिटी थी तो इसलिए मैं जीत गया था। तो ऐसे मुझे कितने भी मिल सकती हैं, कितनी भी सीट्स जीत सकता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू मतलब कि कितनी भी सीट्स बन सकती हैं मेरी उस पॉलिटिकल पार्टी की, जैसे हम जीतते चले गए उस हिसाब से। लेकिन जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसमें आपको तभी सीट मिलती है कि आपके नाम पर कितनी वोट्स पड़ी हैं, इस वोट्स के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टी मे और मे नॉट बी इक्वल टू द वोट्स। अब वोट्स तो मुझे 40 मिले थे लेकिन जीत के मैं आ गया। अब 60 जिनको नहीं मिले थे, अब 60 तो मेरे खिलाफ ही थे पर फिर भी जीता मैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर हमें मिलती है जो सीट्स वोट्स पोल्ड फॉर देम। 40 वोट डले थे मेरे, और तो अगर 40 वोट पे वो 4 ही सीट देते हैं तो 4 ही मिलती मुझे। ठीक है, अब हम 6 पॉइंट पे देखते हैं। इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट। यही तो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि
अब मैं अकाउंटेबल हूँ कि आपने मुझे वोट दिया था. एज पीपल नो द कैंडिडेट whom they voted, and if he or she does not serve them or work for the betterment, they can ask questions. तो मुझसे सवाल करे जा सकते हैं कि भाई तुमने ये वादे किए थे, ये करे नहीं पूरे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं होती प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी बंदे को थोड़ा ना जिताया, हमने तो पॉलिटिकल पार्टी को जिताया था. ठीक है. इन द सेंस दैट पीपल कास्ट देयर वोट्स फॉर अ पार्टी एंड नॉट अ कैंडिडेट. ये चीज़ हमें बिल्कुल सही समझ में आ गई है. अब हम देखते हैं हमारा 7th पॉइंट क्या है. इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम द मेजोरिटी वोट्स मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट, whereas in proportional representation system the candidate who won the election gets some majority votes. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई मैं तो 40 वोट्स ला के जीत गया था ना, 60 वोट्स तो नहीं थे, 51 मतलब कि 51 वोट्स तो नहीं थे मेरे पास, तो मेजोरिटी की तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी थी टोटल नंबर ऑफ वोट्स की. लेकिन इलेक्ट जो वहाँ पर जीतता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, वो जो भी जीतता है उसको तो भाई पूरी मेजोरिटी मिलती है, तो उसको तो 51% वोट्स मिलेंगे तभी वो जीत के आता है. ठीक है. अब हम 8th पॉइंट देखते हैं, वो है कि इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द पॉलिटिकल पार्टीज विद अ स्मॉल नंबर ऑफ वोट्स गेट इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट. सही बात है, मुझे 40% का ही सपोर्ट था, फिर भी मैं जीत के पार्लियामेंट में बैठ गया. विच लीड्स टू डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज ड्यू टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट. इस वजह से कई सारी पार्टीज आती हैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग आए होंगे, मैं कहता हूँ ये चीज़ करेंगे, वो कहते हैं नहीं नहीं दूसरी चीज़ करेंगे. इसकी वजह से क्या होता है कि डिसएग्रीमेंट्स बनते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है. लेकिन पॉइंट नंबर 8 पे जाते हैं. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो चीज़ होती है, इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, विद अ स्मॉल नंबर ऑफ वोट्स गेट इलेक्टेड इन द पार्लियामेंट विच लीड्स टू द डिसएग्रीमेंट ऑफ आइडियाज ड्यू टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट. यहाँ पर तो हमें नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से मिलती है ना, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर नंबर ऑफ जो हमारे वोट्स हैं उसके हिसाब से हमें सीट अलॉट कर देते हैं वो, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट है उसमें कई सारी पार्टीज आ जाती हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं. लेकिन जो ये हमारा दूसरा है फर्स्ट पास द पोस्ट, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ वही पार्टी आती है जिसको ज़्यादा, जिसके कैंडिडेट्स जीत जीत के आए हुए होते हैं. ठीक है. कन्वर्सली इन द फर्स्ट पास द पोस्ट द कैंडिडेट्स गेटिंग द मैक्सिमम वोट्स विन द इलेक्शंस एंड द पॉलिटिकल पार्टी गेट्स द सीट इन द पार्लियामेंट एंड सो देयर इज़ नो क्लैशिंग आइडियाज. ठीक है. तो ये फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर फिर इतना क्लैश नहीं होता जब एक ही पार्टी के बंदे उठ उठ के आ रहे हैं, क्योंकि हम तो हमारे यहाँ इसी तरीके से तो चलता है ना इलेक्शन, कि जिसको भी ज़्यादा जिसके कैंडिडेट्स जीत के आएंगे वो बंदा बैठा देंगे और उस बंदे को बना देंगे प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग पार्टी. राइट. तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है हमारे देश के अंदर. एक बार से मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ आपको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मतलब कैंडिडेट्स इलेक्ट करता है. फर्स्ट पास द पोस्ट के अंदर कैंडिडेट आता है, और जो हमारा प्रेजेंट ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी करती है फाइट इलेक्शंस को. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर सीट मिलती है नंबर ऑफ वोट्स अलॉटेड के हिसाब से. यहाँ पर मिलती है भाई जीत के आए हो तो आपको सीट मिल गई. दूसरी तरफ यहाँ पर क्लैश नहीं होता, नो क्लैश. यहाँ पर क्लैश होता है क्योंकि यहाँ पर तो कि वो कहते हैं कि हमें तो 10 वोट मिले थे तब भी हमें सीट मिल गई, तो यहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत क्लैश होता है, तो ये बेकार है. ठीक है. काइंड ऑफ. वैसे मैं बता दूं कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर फॉलो किया जाता है. ये छोटी कंट्रीज़ के अंदर जनरली फॉलो किया जाता है जहाँ पे कम लोग रहते हैं, जैसे कि नैदरलैंड. ठीक है. और फर्स्ट पास द पोस्ट ये हम लोग यूज़ करते हैं. भाई हमें तो बहुत सारे लोग हैं, जरा जरा सी जगह में इतने लोग आ जाते हैं. नैदरलैंड तो पता नहीं कितने बना देंगे हम. तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर कुछ खासियत है. यहाँ पर लोगों को पता होता है कि यार हमने तो इस बंदे को जिताना है और यही हमारे लिए काम करने वाला है. और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो पार्टी वार्टी का सिस्टम है. और यहाँ पर ये बंदा जो है जो जीतता है फर्स्ट पास द पोस्ट के अंदर, ये अकाउंटेबल है कि भाई तुम लोगों ने मुझे जिताया था तो तुम लोगों के लिए मैंने जो भी प्रॉमिस करे थे मैं पूरे करूँगा. तो ये बंदा अकाउंटेबल है फर्स्ट पास द पोस्ट के अंदर. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर तो कोई है नहीं अकाउंटेबल. ठीक है. इसके बाद जो फर्स्ट पास द पोस्ट है ये स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होता है, और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जैसे कि पूरा का पूरा एक स्टेट. और इसके अलावा हमने बात करी थी, इसके अलावा सारे पॉइंट हो गए ना मेंशनड. हाँ, सारे पॉइंट्स मेंशन हो गए. कोई रह गया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना. बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपके ऊपर आपको इस चीज़ के ऊपर पूरी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है. अब हम बात करते हैं इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी. कुछ लोग सोचते हैं कि अगर किसी कंट्री के अंदर इलेक्शन होता है तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री है. वैसे ऐसा जनरली होता नहीं है. वैसे मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर क्या सीन है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल.
मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो पीपल की है, पीपल के लिए है, और ये पीपल नहीं तो चुनी थी, हमने ही तो इलेक्शन में इनको जिताया था। फर्स्ट पास द पोस्ट के अकॉर्डिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई जीता होगा, आपकी से कोई जीता होगा, तो हम लोगों ने तो जिताए थे ना वो लोग, फिर उनको मेजोरिटी बन गई, तो फिर वो उसमें पार्लियामेंट में मेजोरिटी में आ गई वो पार्टी। इसके बाद देखते हैं कि इलेक्शंस हैव टुडे बिकम द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस बिकॉज एवरीवन कैन नॉट इंडल्ज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन वो डायरेक्टली। सही बात है कि मतलब कि इलेक्शंस की तो बहुत ज़रूरत है हमें, इलेक्शंस की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली तो डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं घुस सकते ना, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हम इलेक्ट करते हैं, फिर वो लोग चुनते हैं आगे चीज़ें। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी होती हैं जहाँ पर इलेक्शन कराए जाते हैं, लेकिन वो ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो उनकी पोजीशन है ना वो थ्रेटन नहीं होगी, मतलब वही रहेंगे हेड तो, पर वो दिखाने के लिए दुनिया को यूँ दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ भी इलेक्शंस होते हैं। The constitution of a democratic country lays down some basic rules about elections, for example eligibility to vote। अब 18 ईयर्स है हमारे यहाँ, 18 ईयर के बाद बंदे की कुछ भी पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, कुछ भी काम करता हो, ना काम करता हो, एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, वो वोट डालेगा, किसी भी कास्ट का, रिलीजन का, रेस का, सेक्स का। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ ये एलिजिबिलिटी है वोट की फ़िलहाल। कॉन्टेस्ट इलेक्शन, अथॉरिटी टू सुपरवाइज इलेक्शंस, मेथड ऑफ इलेक्शंस, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अभी इसके बाद हमें क्या चीज़ डिस्कस करनी है। अच्छा, ये इलेक्शन सिस्टम्स इन इंडिया बता रहे हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस अलॉन्ग विद सम डूज एंड डोंट्स। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल वोट एंड देयर प्रेफरेंस डिसाइड्स हु विल विन द कॉन्टेस्ट। ठीक है, मेथड्स ऑफ इलेक्शंस गिवन बिलो। अभी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में बात करें। इन दिस इलेक्टोरल सिस्टम voters cast their vote for a candidate of their choice and the candidate who receives the most votes win the election. First past the post is a plurality voting method and is primarily used in systems that use single member electoral divisions. Here winning candidate need not secure a majority of votes। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी सब कुछ इग्नोर कर दो क्या बोला हूँ मैं। और मैं आपको बता चुका हूँ रतन जीता था, 40% ही वोटर्स ने इसको वोट डाले थे, फिर भी जीत के आ गया था। तो ये क्लियर कट बोलते हैं कि विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स। ठीक है, तो मान गए भाई कि फर्स्ट पास द पोस्ट अच्छा सिस्टम था, रतन जीत गया इसमें इसलिए। नेक्स्ट वन इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। Proportional representation is an electoral system that tries to create a representative body that better reflects all of the citizens' interest in an electorate or voting district। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग कि मैंने बताया था ना कि जैसे हम किसी को चुनते हैं फिर वो आगे किसी को चुनता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बना देता है एक तरह से। ठीक है, इसके अंदर और ज़्यादा कुछ नहीं कह रखा, बस ये बता रखा है कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बन जाती है और वो सिटीजन्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचती है। तो ये कहते हैं कि इन दिस इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज दैट अर्न वोट्स विन अ नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, ये कहते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती हैं और जितने उनको नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं उनके हिसाब से उनको नंबर ऑफ सीट्स मिलती है इन द रिप्रेजेंटेड बॉडी दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द वोट्स दैट आर रिसीव्ड इन द इलेक्शन। ये चीज़ हम मेंशन कर चुके हैं, हम जानते हैं ऑलरेडी, पीआर के अंदर यही होता है कि जितने नंबर ऑफ वोट्स मिले होते हैं उसके हिसाब से हमें सीट्स अलॉट की जाती हैं। इन इंडिया पीआर सिस्टम इज़ यूज्ड ऑन अ लिमिटेड स्केल फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस लाइक इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कभी वोट डाला आपने? डाला हो तो बताना ज़रा। वाइस प्रेसिडेंट के में डाला हो कभी, या इलेक्शन ऑफ राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनमें आपको वोट नहीं डालने देते वो। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग होता है। और अभी जब दोबारा मोदी खड़ा होगा इलेक्शन के अंदर, हमारा प्रिय प्राइम मिनिस्टर, तो फिर आप दोबारा वोट डालेंगे उनके उनके लिए। हाँ, आपको सिर्फ इलेक्शंस के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वोट डालने का राइट है बेसिकली, मतलब वहाँ पर ही हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम तो हम इधर ही यूज़ करते हैं ना। इसके बाद देखें कि वाई डिड इंडिया अडॉप्ट द FPTP सिस्टम। ये भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, देखें क्या बताते हैं NCERT वाले। बिकॉज PR सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, दूसरी चीज़ कहते हैं, ये कहते हैं कि PR सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है विच मे वर्क इन अ स्मॉल कंट्री but it would be difficult for the country like India. Okay, in comparison to PR system, FPTP system is a simple to understand for common voters who may have no knowledge about politics and elections। अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनको
थोड़ा कम नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, मतलब साइंटिफिक नॉलेज थोड़ी सी कम रहती है उन लोगों को, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये थोड़ा सिंपल है। अब हमें एक चीज़ और पता चल गई कि FPTP, ये तो भाई सिंपल है, जिसको ज़्यादा वोट मिल गए जीत गया आ गया। और जो PR सिस्टम है ये कॉम्प्लिकेटेड है, कि कहते हैं कि तुम्हें तो 10% वोट मिले थे फिर भी तुम्हें एक सीट अलॉट कर दी, वाह। तो मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको छोड़ देना, ठीक है। और सेकंड जो चीज़ बता रहे हैं ये NCERT वाले की, द FPTP सिस्टम ऑफर्स वोटर्स अ चॉइस नॉट ओनली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स। यही तो चीज़ गजब है। मान लो कि आप सपोर्टर तो BJP के हो, लेकिन आपके यहाँ पर आपका दोस्त उठ गया यहाँ से कांग्रेस की तरफ से, तो आप तो अपने दोस्त को ही वोट डालोगे ना, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो उस दोस्त की है कि भाई हमारी यहाँ से तो तू जीता है, तू कर ध्यान रखेगा ना चीज़ों का। सही बात है। तो ये वाला फीचर बड़ा सही है इस चीज़ का, ठीक है। एंड पब्लिक अवेयर अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव्स हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इन द रीजन। तो अब पता है सब लोगों को कि भाई ये बंदा उठा है यहाँ से, ये बंदा तो बड़ा सीधा इंसान है, इसी को जिता देते हैं। तो ये अकाउंटेबल होता है, FPTP के अंदर अकाउंटेबल होता है, ये चीज़ हमें याद है। अब देखते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, जो छोटे छोटे से एरिया होते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। FPTP की बात करेंगे ना अब हम, तो इसके अंदर छोटी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। इसके अंदर कौन, ऐसा होता है कि कभी कभार ना यहाँ से कि स्पेसिफिक कर देते हैं कि भाई यहाँ से शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई बंदा उठेगा या शेड्यूल कास्ट का ही कोई बंदा उठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिसाइड करी जाती है इसको बोला जाता है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स विच इज़ नेसेसरी फॉर proper representation in reserved constituencies. All voters in the constituencies are eligible to vote. मैंने पहले ही बताया 18+ होना, तो फिर कुछ भी करो आप वोट डाल सकते हो, ठीक है। बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोशल सेक्शन फॉर विच द सीट इज़ रिजर्व्ड। लेकिन जब अब कैंडिडेट आएंगे वो 5 कैंडिडेट, और जब सीट रिजर्व्ड है किसी जगह पे कि भाई यहाँ पर अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो इसी कैटेगरी की सीट रिजर्व्ड है, तो वहाँ पर सिर्फ कैंडिडेट उसी कैटेगरी के आ सकते हैं, पर वोट सब डालोगे, वोट से आपको कोई मना नहीं कर सकता। अब देखते हैं ये डीलिमिटेशन कमीशन, ये बड़ी सही चीज़ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है यार, ये याद रखना, आज तक 4 बार बनी है। और 2019 में भी इसकी बात करें बनाने की, जम्मू कश्मीर को जब से हटाया, वो जो स्पेशल आर्टिकल 370 के अंडर था ना, उससे हटाया, तब से इसको इसके ऊपर मतलब बात करें कि दोबारा बिठाने की इसको। डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यहाँ मेंशन नहीं है, पर देखते हैं कि क्या चीज़ है। इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, टेक अ डिसीजन दैट विच कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी इन रिजर्व कैटेगरी। ओके, तो ये डिसाइड करता है कि ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ये वाली ये रिजर्व में आएगी, तो ये सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन करता है, ठीक है। और ये इतनी पावरफुल कमीशन है कि इसका लिया हुआ कोई डिसीजन एक लॉ के बराबर है, और उसको किसी भी कोर्ट में जाके आप चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई ये तो गलत डिसीजन ले लिया उन्होंने। ये कह रहे हैं इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। तो ये मतलब कि ये भी यही तय करता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी रखनी है या इतनी रखनी है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगा, और जो भी ये डिसाइड करेगा वही फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करते हैं, इनकी हेल्प लेके बातचीत करके। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये कौन देखता है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, ये भी हमारी इलेक्शन कमीशन देखती है, उसके बारे में भी हम बाद में देखते हैं। लेकिन ये चीज़ देखो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या चीज़ है, सुना है कभी इसका नाम? रिफर्स दैट ऑल सिटीजन्स हु आर 18 ईयर्स एंड अबव, ठीक है, 18 या 18 से बड़े जितने भी लोग हैं, कुछ भी कास्ट हो, कुछ भी एजुकेशन हो, कितने पढ़े लिखे हो, रिलीजन कुछ भी हो, कलर कुछ भी हो, रेस कुछ भी हो, इकोनॉमिक कंडीशंस कुछ भी हो, अमीर हो गरीब हो, फ्री टू वोट, ठीक है। ये है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्या नाम है अमेंडमेंट आई थी, जिसकी वजह से आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, जिसकी वजह से हम 21 से एज घटा के 18 कर दी थी। आई गेस 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, लेट मी चेक इट। हेलो, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1989 में जो हुई थी, जो एज थी 21 से हटा के अब 18 कर दी थी, कि अब 18 साल के बंदे भी वोट डालेंगे। अब देखते हैं हम कि इलेक्शन कमीशन क्या चीज़ है, ठीक है। ये भी बड़ी सही चीज़ है, ये आर्टिकल 324 के अंडर आती है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इन ऑर्डर टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कौन कराता है आपके यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, हमारी इलेक्शन कमीशन की। और क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं इसकी, किस पार्टी को क्या सिंबल देना है, किसका क्या सिंबल खींच लेना है, छीन लेना है उससे, ये सब भी यही देखता है।
देखते हैं क्या क्या पावर है. द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज वेस्टेड इन द कमीशन. पर क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा वगैरह के इलेक्शंस भी ये देखता है? नहीं. ठीक है. एमसीडी वगैरह की भी यही नहीं देखता. वहाँ के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई हुई है. तो बेसिकली ये कौन कौन से देखता है, ये ध्यान रख लो एक बार कि हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शंस होते हैं उनको, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, इन लोगों के इलेक्शंस को देखता है ये. और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो प्रिसाइड करता है ओवर इलेक्शन कमीशन, बट डज नॉट हैव मोर पावर देन दी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. मतलब कि ये CEC नाम का है चीफ, वैसे पावर सबके पास बराबर है जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. ठीक है. द CEC एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर्स टू टेक ऑल डिसीजंस रिलेटिंग टू इलेक्शन एज अ कलेक्टिव बॉडी. तो मेजोरिटी वगैरह से काम करते होंगे ये कि किसी चीज़ पे डिस्कशन होता होगा तो जो दो साथ हो गए वो होगी चीज़. बेसिकली इनका जो अपॉइंटेड है ना वो 6 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको, या फिर जब इनकी एज 65 ईयर्स तक हो जाए. तो ये दो चीज़ ध्यान रखना कि ये लिखा है यहाँ पे कि विच एवर इज़ अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कि इसको CEC बना दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि ठीक है जी बना देते हैं, और इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करते हैं. फंक्शंस क्या हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? दे प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल, कौन कौन वोट डालेंगे ये करते हैं, रिवाइज भी यही करते हैं टाइम टू टाइम इस चीज़ को. इट रजिस्टर्स ऑल द एलिजिबल वोटर्स, प्रिपेयर एंड नोटिफाइज द शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन, स्क्रूटनाइज द नॉमिनेशन पेपर. स्क्रूटनाइज नॉमिनेशन पेपर का मतलब कि जिसने भी नॉमिनेशन फॉर्म भरा है कि वो सही भरा है कि नहीं भरा है. ठीक है. और जो कहने हैं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, provides election symbols to the political parties and determine the territorial area of electoral constituencies, ensure that model code of conduct is followed by everyone, and advise the president on matters relating to disqualification of the member of the parliament. तो ये डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह का भी यही करते हैं. स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी पता है आपको क्या होती है? चलो पहले सिंपल देख लेते हैं. 100 बंदे हैं, सिंपल मेजोरिटी 51 खत्म. अब स्पेशल मेजोरिटी क्या है? इसके अंदर क्या होता है कि ना 2/3 होने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग. अब मान लो कि 100 बंदे थे पर आए तो यहाँ पे 80 हैं, तो अब क्या हम 51 को कहेंगे कि 51 को कहना चाहिए हमें कि ये मेजोरिटी है? नहीं. यहाँ पर जो आए हुए हैं उनकी जो वोट डाल रहे हैं, आए तो हुए हैं 80 में से, लेकिन 78 डाल रहे हैं वोट, तो भाई इसका 2/3% चाहिए उन्हें. ठीक है. तो ये मेजोरिटी बाय 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, एंड सिंपल मेजोरिटी इज टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. सिंपल मेजोरिटी तो ये है ही, और जो आए हुए हैं और वोट डाल रहे हैं 2/3, ठीक है, वो होती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. इस देखो रिफॉर्म्स की तो हमेशा हर जगह ज़रूरत होती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती ना, तो फिर ऐसे इस तरीके से हर जगह रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है. तो ये कह रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स ले आओ कि electoral reforms are possible only if candidates, the parties and those involved in the election process agree to abide by the spirit of democratic competition, because there are multiple issues in India like money power. लोग पैसा देके खरीद लेते हैं वोट. मसल पावर, धमका के डरा के, कास्टिज्म कि भाई इस कास्ट को वोट दो, कम्युनलिज्म वगैरह, ये सब चीज़ें, लैक ऑफ मोरल वैल्यू इन पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है. ये चीज़ बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देयर आर सम सजेशन रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. अब देखते हैं कि क्या सजेशन थी. यहाँ तो इन्होंने सिर्फ ये बताया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तभी आ सकते हैं जब ये लोग तमीज़ से काम करेंगे, सारे के सारे अच्छे सिविलाइज्ड लोगों की तरह. क्या रिफॉर्म्स आ सकते हैं? ये कहते हैं कि आवर मेथड ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज्ड फ्रॉम FPTP to some variant of PR system. It can be ensured that parties get seats in proportion of their votes. तो ये यूँ कह रहे हैं कि भाई 40% वोट डाल के रतन को तुमने पार्लियामेंट में भेज दिया, 60% हम लोग तो कह रहे थे कि ये नहीं बनना चाहिए, हमारी कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो ये वाली चीज़ गलत हो गई थी ना वहाँ पे, तो इस वजह से बोल रहे हैं ये चीज़. ठीक है. ये कहते हैं कि एटलीस्ट 1/3 women शुड बी इलेक्टेड फॉर द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज. ओके, ये रिफॉर्म्स आने चाहिए. ये कहते हैं कि स्ट्रिक्ट प्रोविजंस शुड बी अवेलेबल टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब कि जो इलेक्शंस वगैरह के अंदर जो होता है वहाँ पर मनी का, ये कहते हैं कि इतने से ज़्यादा कोई खर्च ना करे, ऐसा कुछ चाहते होंगे कि मतलब इतना ज़्यादा कोई एडवर्टीजमेंट ना करे. थर्ड पॉइंट कहते हैं कि कैंडिडेट्स शुड नॉट बी अलाउड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इफ़ विद एनी क्रिमिनल केस और अपील इन इज़ पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट. कह रहे हैं किसी भी के आगे अगर कोई क्रिमिनल केस है या फिर कोई अपील पेंडिंग है कोर्ट के, तो वो इलेक्शन ना लड़े. ऐसे सपोज़ करो कि आपके ऊपर किसी ने झूठा केस कर दिया है कुछ किसी चीज़ का, या झूठी कुछ चीज़ चल रही है,
तो जब तक यार गिल्टी नहीं साबित होते तब तक मेरे हिसाब से तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। खैर, अब देखते हैं दूसरी चीज़ कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस कैंपेन फॉर इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स। ओके, तो ये नहीं कहना चाहिए भाई अरे हमारे धर्म के लिए वोट डालो, ऑब्वियस सी बात है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट वेरियस पॉलिटिकल पार्टी institutions and voluntary organizations are developed and are active in functioning as watchdog for ensuring free and fair election। तो बेसिकली जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सारी की सारी रिफॉर्म्स में कुछ भी आप कुछ भी डाल लो, ये तो कुछ मतलब कि मुझे तो लगा नहीं है कुछ इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे इस चीज़ की जगह जो ये पॉइंट है आपको लग रहा होगा अगर कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ किसी के लिए, तो नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो केसेस है ना वो पेंडिंग ना रहे, जल्द से जल्द उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या होता है कि अक्यूज भी होता है अगर कोई, तो उसको गिल्टी मान के रखती है दुनिया, तो वो चीज़ गलत है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि हमने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी फॉलो किया जाता है हमारे यहाँ, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, राज्यसभा के अंदर, तो हम ये हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम यूज़ करते हैं हमारे जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन होते हैं, खड़े होते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आके बंदे, उनके लिए। ठीक है, और ये स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, पीआर के अंदर बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पर नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से हमें सीट मिलती है, यहाँ पर जो जीत के आता है उसको सीट मिल जाती है। हमने बेसिकली ये सब चीज़ कवर करी थी यहाँ पे। और मैं एक बार देख लूँ दोबारा से कुछ रह तो नहीं गया। और डिलिमिटेशन कमीशन तय करती है इसको, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, जैसे कि बताया था मैंने आपको। और डिलिमिटेशन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। 4 बार पहले करी जा चुकी है, 2019 में फिर इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था कि करनी चाहिए। सॉरी, एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।